वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 16 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 जून 2026 को मनाया जाने वाला ग्लोबल विंड डे मतलब विश्व पवन दिवस का 2026 में वैश्विक विषय क्या था? तो 2026 में इस विश्व पवन दिवस का जो उद्देश्य था उसका था ओवर विंड और ओवर कम्युनिटी मतलब सभी के लिए जो है स्वच्छ ऊर्जा। क्योंकि अगर पवन ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन इसे हाल ही में 15 जून 2026 को जो विश्व पवन दिवस मनाया गया वो बनाया गया कहाँ पर? भारत में। भारत के द्वारा जो इसकी मेजबानी की गई थी और कौन सा स्टेट था? तो गोवा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि पवन दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी। तो पवन दिवस मनाने की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। कब? 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसे पूर्ण रूप से जो है वैश्विक स्तर पर 15 जून को मनाया गया था। कब? 2009 में। तो 2009 में पहली बार वैश्विक स्तर पर जो है विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया गया था, ठीक है। तो पवन जो ऊर्जा है वो एक नवीकरणीय स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। अगर इसमें बात किया जाए भारत की तो भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में हमारे यहाँ पे जो पवन ऊर्जा का उत्पादन है वो 127 गीगावाट है। क्यों? क्योंकि भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो लगभग 7400 किलोमीटर जो है हमारे यहाँ पे तट रेखा है। इन तट रेखा वाले जो प्रदेश है मतलब कुल 9 तट रेखा के प्रदेश है। कितने? 9 जो है वो तट रेखा के प्रदेश है। इन 9 प्रदेशों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन है वो कौन करता है? आपका गुजरात करता है। वो कौन करता है? आपका गुजरात। उसके बाद यहाँ पर आपका तमिलनाडु, उसके बाद जो है कर्नाटका और उसके बाद जो है राजस्थान। ये जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं, ठीक है। तो जो पवन ऊर्जा है एक नवीकरणीय ऊर्जा है। टरबाइन के माध्यम से जो है पवन ऊर्जा को बैटरी में स्टोर किया जाता है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन कौन से स्टेट प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत सरकार द्वारा किस द्वीप पर एक नया ग्रीनफील्ड सिविल सैन्य हवाई अड्डा बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप है ना, जो कार निकोबार के बाद लास्ट में जो ग्रेट निकोबार आता है और ग्रेट निकोबार पे जो है एक नया ग्रीनफील्ड या कहना चाहिए एक नया सैन्य हवाई अड्डा बनाया जाने वाला है। इसे होगा क्या? 2012 में क्या आया था? हमारे यहाँ पे INS बाज लेके आया गया था ताकि हम एक नया सैन्य हवाई अड्डा बना सकें, ठीक है। तो इसको स्किप करते हुए मतलब इसको अलग करते हुए भारत सरकार के द्वारा ग्रेट निकोबार में एक नया सिविल सैन्य जो हवाई अड्डा है वो स्थापित किया जाना है और इसकी जो लागत है लगभग 1300 करोड़ है। और इसे ऐसा कहा जा रहा है कि 2031-32 तक के जो है लगभग 5 साल में हम इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि जो विपक्ष है उसने जो है केंद्र सरकार पर ये कहा था कि वहाँ की जो जैव व्यवस्था है कहना चाहिए वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि नहीं, हम लोग जो है ग्रेट निकोबार में ये कहना चाहिए ग्रीनफील्ड सिविल सैन्य हवाई अड्डा बना सकते हैं। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसिटमेंट पोर्ट होते हैं, तो ट्रांसिटमेंट पोर्ट का मतलब ये होता है कि मान के चलो का हमारा जहाज है बहुत दूर से आता है और मान के चलो कि उसको ठहरना है ना, उसको रिपेयर करना है। उसके वो क्या करते थे? सिंगापुर या कहना चाहिए हांगकांग, यहाँ पर जाकर जो है हम लोग अपने जहाज को रुकने का एक स्थान प्रदान करते थे। क्योंकि ग्रेट निकोबार में हमारे यहाँ पे उतना जो चीज़ है वो डेवलप नहीं हुई थी। तो इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा जो ग्रेट निकोबार में सिविल सैन्य हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अब इससे मैंने आपको बोला कि सिंगापुर और हांगकांग पर जो है हम लोग जाकर क्या करते थे? रेस्ट करते थे। तो इन विदेशी बंदरगाहों पर हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि हम खुद का जो है एक ग्रीनफील्ड सिविल सैन्य हवाई अड्डा ग्रेट निकोबार में बनाएंगे, ठीक है। अगर इसकी स्थिति अगर देखा जाए तो ग्रेट निकोबार की जो स्थिति वो इंडोनेशिया से लगी हुई है मतलब सुमात्रा द्वीप से लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो व्यापारिक गतिविधियां है उसका मुख्य केंद्र बनकर निकलेगा कौन? आपका ग्रेट निकोबार। इस पक्ष के द्वारा ये बोला गया था कि यहाँ की जो है बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो जाएगी। अब बायोडाइवर्सिटी समाप्त तो हो जाएगी, बात तो सही है, लेकिन सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि
इसका लगभग जो है 18% हिस्सा हम लोग ग्रेट निकोबार का यूज़ करेंगे और 82% जो हिस्सा है वो पूर्ण रूप से जो है बायोडाइवर्सिटी के रूप में विकसित होगा। मतलब हम यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को और पर्यटन के साथ साथ रोजगार को, मतलब वहाँ की जो जैव विविधता है उसके लिए हम वहाँ पर लगातार कार्य करेंगे ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर व्यवस्थित हो सके, है ना। तो वहाँ पे होगा क्या, पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ की जो स्थानीय रोजगार है वो बढ़ेगा। तो कुल मिला के हम लोग जो है ग्रेट निकोबार के माध्यम से, क्योंकि अगर देखा जाए इसकी स्थिति तो वो हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में हम लोग एक निगरानी तंत्र के रूप में कैमरा फिट कर रहे हैं, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष मौसम पर नजर रखने और सौर तूफानों को चेतावनी देने के लिए अपना पहला समर्पित उपग्रह सक्रिय किया गया। मतलब हाल ही में लॉन्च करने वाला है, कब, 20 जून 2026 को। तो इसका जो नाम है, जो सौर तूफान या कहना चाहिए अंतरिक्ष मौसम से संबंधित जानकारी देने के लिए, तो इसका नाम है क्या आपका, SOLAR-1। ठीक है, अब नासा और एक और कंपनी है जिसके साथ जो है मिलकर ये काम कर रही है, राष्ट्रीय महासागर वायुमंडलीय, जो वहाँ की कहना चाहिए एक एजेंसी है, उसके दोनों के थ्रू जो इस पर काम किया गया। और इसमें होगा ये कि जो सूर्य से संबंधित जो तूफान उठते हैं, मतलब कोरोनल मास इंजेक्शंस, इससे संबंधित या अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाला जो मौसम है उससे संबंधित जो जानकारी वो पृथ्वी पर भेजेगा। और पृथ्वी पर लगभग जो है ये 30 मिनट में, कितने मिनट में जानकारी प्रदान करेगा, तो 30 मिनट में जो है पृथ्वी पर ये जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में, कहाँ, सन और अर्थ के बीच में जो है लैग्रेंज पॉइंट L1 पर रखा गया है ना। लगभग पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो है इसे स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं क्या भारत के द्वारा भी जो है सौर मिशन या सूर्य से संबंधित कोई मिशन भेजा गया है, तो हाँ, इससे संबंधित हमारे यहाँ पे एक मिशन भेजा गया था, क्या, आदित्य L1, सूर्य से संबंधित या सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है आदित्य L1 मिशन भेजा गया था। और इसे भेजा गया था PSLV 57 से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि आदित्य जो L1 मिशन है वो किससे संबंधित है, दूसरा कि आदित्य L1 मिशन किस PSLV से गया था, किस जो रॉकेट लॉन्च से इसे लॉन्च किया गया था, तो PSLV 57 से लॉन्च किया गया था। PSC का क्वेश्चन है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा हम लोगों ने यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलकर हमने सूर्य के अध्ययन के लिए एक और मिशन भेजा था। कौन सा मिशन, प्रोब मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन भेजा गया था, प्रोब मिशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोपीय एजेंसी के साथ मिलकर इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है ना, इसरो, उसके द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया था, तो प्रोब मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो सूर्य के लगातार अध्ययन करने के लिए जो है भारत के द्वारा और यूएसए एजेंसियों के द्वारा और अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो है पहला जो सौर मिशन भेजा गया है उसका नाम क्या है, SOLAR-1। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो L1 है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 11 जून 2026 या हाल ही में आयोजित जो दुस्लिक है ना, दुस्लिक 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत का भागीदार देश है। तो जो दुस्लिक है वो बना है कौन, आपका उज्बेकिस्तान। ये जो सैन्य अभ्यास है दुस्लिक, ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, और ये कहाँ पर हुआ है, तो उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इस सैन्य अभ्यास का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां है या कहना चाहिए जब दो देशों की जो सेना के बीच में युद्धाभ्यास होता है तो उनकी जो नई नई टेक्निक है और हमारी जो नई नई टेक्निक है उनके बीच में जो है आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था द्विपक्षीय रक्षा को सहयोग प्रदान करना और आतंकवादी विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और कोई जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सा होता है भाई, सूर्य किरण। तो सूर्य कहाँ से होता है आपका, ऊपर से उगता है ना, तो सूर्य किरण जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में। इसके अलावा मित्र शक्ति भी होता है ना, एक होती है आपकी मालाबार एक्सरसाइज। तो जो मालाबार एक्सरसाइज है वो विशाखापट्टनम में होती है। विशाखापट्टनम में 4 देश है, क्वाड के जो 4 देश है, एक इंडिया, एक यूएसए और एक आपका जापान, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 4 देशों के बीच में जो है ये मालाबार एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ठीक है, और अगर मैं थाईलैंड के साथ बात करूँ तो थाईलैंड के साथ केवल और केवल मैत्री
एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रशिया के साथ हमारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले 8 लेन टनल का निर्माण किस टाइगर रिजर्व के नीचे किया गया है? तो भारत के पहले 8 लेन टनल का जो निर्माण है वो किया गया है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है आपका? राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में ये 8 लेन का जो है एक टनल का निर्माण किया गया है, जिससे दिल्ली और मुंबई, किसके बीच में? दिल्ली और मुंबई के बीच में जो दूरी है, जो समय लगता है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये राजस्थान के किस क्षेत्र से निकल रहा है? कोटा से, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है ये जानते हैं, ठीक है। इस टनल की विशेषता ये की है 8 लेन की है और इसकी जो लेंथ है वो है 4.9 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से, मतलब नीचे से क्या जाएगी? आपकी टनल जाएगी और ऊपर से जो है आपके जीव जंतु जाएंगे, मतलब वहाँ पे रहने वाले जो बाघ है या कहना चाहिए जो बिल्लियाँ रहती है या जितने भी वहाँ की जो जीव प्रजातियाँ हैं, वो क्या करेगी? ऊपर से जंगली क्षेत्र में जाएगी और नीचे से जो है कौन जाएगा? 4 पहिया वाहन होते हैं, 6 पहिया या 12 पहिया जो वाहन है वो क्या करेंगे? इस टनल के नीचे से गुजरेंगे। तो इस टनल की खास बात ये है कि इसके नीचे से आने जाने की व्यवस्था है, मतलब कि इस टनल के माध्यम से दिल्ली और मुंबई का जो हाईवे है उसका टाइम कम होगा और ऊपर से जो है आपके जीव जंतु जंगली क्षेत्र में निवास करेंगे, है ना। तो ये इस टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ये टाइगर रिजर्व है ना। इसके अलावा जो है यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ पाए जाते हैं। अगर राजस्थान में और दूसरे टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान में इसके अलावा रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा, रामगढ़, विजधार और धौलापुर करौली जो है टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।